शराब घोटाला के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे हैं और अपनी जान बचाने के लिए जिस तरह से उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल सहित पार्टी के कई नेताओं का इस्तेमाल किया, अब वो खेल सुनीता केजरीवाल सहित कई लोगों के लिए गले की हड्डी बन गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल और कई व्यक्तियों फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित सभी पक्षों को एक याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को पुलिस कस्टडी में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य व्यक्तिगत प्रतिवादियों को उस दिन की अदालती सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग और पोस्ट सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया कंपनीज ने भी निर्देश दिया कि वे इस मामले के संबंध में किसी भी अन्य पोस्ट या रीपोस्ट को हटा दें। अदालत ने अब मामले को 9 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है। असल में अरविंद केजरीवाल ने अदालत को बदनाम करने के लिए एक बड़ी प्लानिंग की थी। प्लान के मुताबिक जब केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया तो केजरीवाल ने अपना पक्ष खुद रखने के नाम पर पूरी तरह से एक सियासी भाषण दे डाला और कोर्ट में मौजूद सुनीता केजरीवाल सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने पूरी रिकॉर्डिंग को अवैध तरीके से रिकॉर्ड किया, जिसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए तो किया ही गया, साथ साथ ये भी बताने की कोशिश की गई कि अदालतें केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुनीता केजरीवाल और अन्य ने 28 मार्च 2024 को ट्रायल कोर्ट में दिल्ली के सीएम के पेश होने के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन कर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को अवैध रूप से रिकॉर्ड किया। वकील वैभव सिंह के द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि सुनीता केजरीवाल और अन्य ने न केवल अनधिकृत तरीके से कार्यवाही को रिकॉर्ड किया बल्कि सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसके बारे में #मनी ट्रेल एक्सपोज्ड बाय अरविंद केजरीवाल के साथ ट्विटर पर पोस्ट किया गया था। जिन परिस्थितियों में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई उससे राजनीतिक दलों द्वारा न्यायपालिका की छवि खराब करने और इस देश के आम लोगों को गुमराह करने की गहरी साजिश की बू आती है। साथ ही आम जनता को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि न्यायपालिका सरकार के इशारे पर और केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने विशेष न्यायाधीश को तथ्यों के साथ अपनी कहानी सुनाई, जो रिकॉर्डिंग के अनुसार लगभग 9 मिनट 30 सेकंड लंबी थी, जिसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है। याचिका में कहा गया कि आम आदमी पार्टी के कई सदस्यों, जिनमें कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्य भी शामिल हैं, ने जानबूझकर अदालती कार्यवाही को बदनाम करने और उसमें हेर फेर करने के इरादे से अदालती कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट कर दिया था। अब सुनीता केजरीवाल, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज इस मामले में बुरी तरह से फंस गए हैं और इससे बच निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि सारे सबूत सामने हैं जो चीख चीख कर इसके गुनाहों की सच्चाई बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल और उनके पीए विभव कुमार के सितारे एक जैसे ही इन दिनों गर्दिश में हैं। केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ के लंबे दौरे पर हैं, तो राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की सीएम आवास पर पिटाई करने और सबूतों को नष्ट करने के मामले में विभव कुमार भी इन दिनों उसी तिहाड़ जेल में आराम फरमा रहे हैं। लेकिन कल तक विभव कुमार के पीछे चक्कर काटने वाले आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल से मिल बैठकर चले जाते हैं, लेकिन कोई विभव कुमार से नहीं मिलता। यही दर्द मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का भी हो सकता है, जो 1 साल से अधिक समय से जेल में बंद पड़े हैं। हद तो तब हो गई जब से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, तब से कोई मनीष सिसोदिया का नाम भी नहीं लेता। सब के सब केजरीवाल को बचाने में ही जुटे हैं और सिसोदिया की रातें तिहाड़ जेल के सन्नाटे में कट रही हैं। केजरीवाल जेल में कूलर और एसी तक की मांग कर रहे हैं, लेकिन सिसोदिया और जैन वैसे ही पंखे के नीचे गर्मी के सितम को झेलने को मजबूर हैं। मतलब कि अब आम आदमी पार्टी को एक तरह से सिसोदिया या फिर सत्येंद्र जैन की आवश्यकता नहीं रह गई। पार्टी को फिलहाल केजरीवाल और विभव कुमार की सबसे ज्यादा जरूरत है। जमानत के लिए हाथ पांव मार रहे केजरीवाल और विभव कुमार दोनों को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की सुनवाई टाल दी तो दूसरी तरफ विभव कुमार की हिरासत बढ़ा दी। स्वाति मालीवाल केस में विभव अभी जेल में ही बंद रहेंगे। दिल्ली की 30 हजारी अदालत के अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 22 जून तक बढ़ा दी गई है। विभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है। विभव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। हिरासत अवधि बढ़ा दी गई। अदालत ने दिल्ली पुलिस को उन्हें 22 जून को पेश करने के निर्देश दिए। इससे पहले अदालत ने जांच अधिकारी की अनुपस्थिति को देखते हुए कुमार की हिरासत 1 दिन के लिए बढ़ा दी थी। विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था।
मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें उसी दिन 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के कारण अग्रिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं रह जाता। विभव कुमार को 24 मई को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद उन्हें फिर से 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। कुमार के खिलाफ 16 मई को दर्ज की गई प्राथमिकी में आपराधिक धमकी देना, महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला, आपराधिक बल प्रयोग, गैर इरादतन हत्या का प्रयास करने से संबंधित धाराएं शामिल की गई हैं। विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल का काफी करीबी माना जाता है। विभव कुमार ने नियमित जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है। 14 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत अर्जी पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति अमित शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने जमानत अर्जी पर नोटिस जारी किया है और दिल्ली पुलिस से स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। विभव कुमार अभी न्यायिक हिरासत में हैं और आरोप है कि उन्होंने 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के सरकारी आवास पर स्वाति मालीवाल पर हमला किया था। मामले में कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पर लगाए गए सारे आरोप झूठे साबित हो गए। कहीं झूठ बोलने और आरोप लगाने की कोई गुंजाइश नहीं बची। तो ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के दुखों से गली जा रही है, इसके लिए आतिशी मारलेना ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली और अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि जहां जहां से पानी के लीकेज हो रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करें। मतलब कि अब जाकर दिल्ली सरकार में एक तरह से इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि बड़े पैमाने पर दिल्ली में पानी की बर्बादी हो रही है। टैंकर माफियाओं को लेकर अब ये क्या कहेंगी, जब आतिशी मारलेना ने खुद ही कह दिया कि वे बहुत कम पानी चुराते हैं। मतलब ये कि दिल्ली जल बोर्ड की नाकामियों की वजह से दिल्ली का आधा पानी बर्बाद होता है। अब जाकर सरकार ने स्वीकार कर लिया कि वो भी दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मच गया है और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू कर दिया। बीजेपी को देख कांग्रेस भी चुपके से इसमें शामिल हो गई और वो भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। इसके पहले गहराते जल संकट को लेकर आतिशी मारलेना हर दिन अपने बयान बदल रही हैं। आतिशी ने न सिर्फ अपना बयान बदला बल्कि नए नए आरोपों का पिटारा भी खोल रही हैं, जिसका कुल मतलब यही है कि जल संकट के लिए केजरीवाल सरकार कतई जिम्मेदार नहीं। वह तो कट्टरता के साथ दिल्ली वालों की सेवा कर रही है, लेकिन कोई करने ही नहीं दे रहा। हरियाणा और हिमाचल सरकार पर पानी नहीं देने का आरोप जब सुप्रीम कोर्ट में निराधार साबित हुआ, हिमाचल ने पूरा पानी दिया और हरियाणा ने वो पानी दिल्ली भेज दिया। तो आतिशी मारलेना ने ये कहकर हरियाणा सरकार पर आरोप लगा दिया कि दिल्ली का पानी हरियाणा की तरफ से टैंकर माफिया चुरा लेते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करें। कभी आतिशी कहती हैं कि टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से जल संकट का समाधान नहीं होगा क्योंकि वो बेहद कम पानी चुरा पाते हैं। आतिशी ने लगातार इसके लिए हरियाणा और केंद्र की बीजेपी सरकार को दोषी ठहराया। दिल्ली जल बोर्ड संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई, जहां कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पानी की बर्बादी के लिए फटकार लगाते हुए कहा था कि हरियाणा से दिल्ली को उसका हक पूरा पानी मिल रहा है। हालांकि दिल्ली में पानी की किल्लत को देखते हुए कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके पास पड़े अतिरिक्त 137 क्यूसेक पानी को दिल्ली को देने का निर्देश दिया था। जल मंत्री आतिशी का कहना है कि सवाल ये उठता है कि जब हरियाणा से पूरा पानी मिल रहा है और हिमाचल प्रदेश से भी अतिरिक्त पानी की व्यवस्था कोर्ट द्वारा कराई गई, तो फिर अब तक दिल्ली में जल संकट क्यों बना हुआ है। कहीं न कहीं इसका कारण दिल्ली में पानी की बर्बादी, टैंकर माफियाओं द्वारा पानी की चोरी और अक्षम पानी प्रबंधन है। जल मंत्री आतिशी इस कमी को सिरे से नकारते हुए अलग ही कारणों के लिए जिम्मेदार बता रही हैं। आरोप है कि टैंकर माफियाओं पर लगाम इसलिए नहीं लग पा रही क्योंकि हरियाणा और दिल्ली पुलिस कुछ कर नहीं पा रहे। अगर इन टैंकर माफियाओं पर पूरी तरह से लगाम लग भी जाए तो भी दिल्ली में पानी की समस्या बनी रहेगी। ये माफिया ज्यादा से ज्यादा 0.1 MGD पानी की कालाबाजारी कर सकते हैं। जल मंत्री के इस बयान पर दिल्ली बीजेपी ने जमकर हमला बोला। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक फिल्मी पार्टी है। आश्चर्यजनक रूप से उनकी पटकथा लेखकों के पास उचित जलापूर्ति सुनिश्चित करने में अपनी विफलता का बचाव करने के लिए बहाने से समाप्त हो गई है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्याज की वजह से पहली बार दिल्ली बीजेपी के हाथों से छिन गई थी। तब से लेकर आज तक दिल्ली बीजेपी जीत नहीं पाई। अब लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो बताते हैं कि फिर बीजेपी को प्याज के आंसू रोने पड़े। महाराष्ट्र के 4 जिलों में प्याज ने ही बीजेपी और एनडीए की लुटिया डुबो दी। इतना ही नहीं, सोयाबीन और कपास ने विदर्भ और मराठवाड़ा में बीजेपी को नुकसान पहुंचा दिया। मतलब ये कि किसानों की नाराजगी का असर सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी साफ तौर पर दिखा। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीतने वाले अजीत पवार ने स्वीकार किया कि उनकी पार्टी की खराब प्रदर्शन के पीछे सबसे बड़ी वजह प्याज है।
पवार ने कहा कि महायुति की सरकार किसानों को संतुष्ट करने वाला कोई रास्ता नहीं निकाल पाई। इससे एनडीए गठबंधन को पुणे, नासिक, नगर और सालपुर चारों जिलों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अजीत पवार ने कहा कि चुनाव से पहले ही केंद्र सरकार को जानकारी दी गई थी, प्याज के मुद्दे का समाधान निकालना जरूरी है। अजीत पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बीच ही प्याज का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध की वजह से दाम कम हो गए थे और इससे किसान नाराज थे। उन्होंने कहा कि हमने केंद्र सरकार को ऐसे उपाय बताए थे जिससे प्याज उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही खुश हो सकते थे। हालांकि इस पर ध्यान न देने की वजह से जलगांव और रावेर को छोड़कर नासिक, पुणे, नगर और सोलापुर की सीटों पर महायुति की सरकार को नुकसान झेलना पड़ा। पवार ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इस बारे में एक बार फिर से उन्होंने पीयूष गोयल और अमित शाह से बात की है। वहीं जब आरएसएस के मुखपत्र में बीजेपी की हार की आलोचना को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। पवार ने कहा कि वो नई उम्मीद के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे और निश्चित तौर पर उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। आरएसएस के मुखपत्र में बीजेपी की हार की वजह 400 पार के नारे को बताया गया। वहीं एनसीपी से गठबंधन को हार की वजह बताया गया था। एनसीपी को इस बार लोकसभा चुनाव में केवल एक सीट पर सफलता मिली है। एनडीए ने महाराष्ट्र में 48 में से केवल 17 सीटें ही हासिल की। इनमें 9 बीजेपी के खाते में, इनमें से 7 शिवसेना शिंदे गुट के खाते में और एक ही सीट एनसीपी के खाते में गई है। वहीं महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने 48 में से 30 सीटें जीती। एकनाथ शिंदे ने भी स्वीकार किया था किसानों की नाराजगी गठबंधन पर भारी पड़ी है। उन्होंने कहा था कि नासिक में प्याज ने रुलाया था तो मराठवाड़ा और विदर्भ में सोयाबीन और कपास ने रुला दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 राज्यों में क्लीन स्वीप किया था और अब बारी एनडीए के क्लीन स्वीप करने की है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन 234 सीटें ही जीत पाई, लेकिन एनडीए के क्लीन स्वीप से विपक्ष को संसद में 3 सीटों का नुकसान उठाना पड़ेगा। ये नुकसान लोकसभा में नहीं बल्कि उसे राज्यसभा से होने जा रहा है। इस पूरे मुकाबले में सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को होने जा रहा है, जिसे विपक्ष एक तरह से तश्तरी में सजाकर राज्यसभा की सीटें देने जा रही है। संसद का चुनाव जीतने के कारण राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई हैं। अब इन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिनमें एनडीए को भारी सफलता मिलने की उम्मीद है। ये सभी 10 की 10 सीटें एनडीए के हिस्से में जाने की संभावना है, क्योंकि इन राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। एक और सीट का उपचुनाव महाराष्ट्र में भी होना है, वह भी एनडीए के हिस्से में ही जाएगी। लोकसभा चुनाव जीतने वाले राज्यसभा के 10 में से 7 सांसद भाजपा के हैं। इनमें महाराष्ट्र के उदयन राजे भोसले, पीयूष गोयल, त्रिपुरा में विप्लव देब, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया, बिहार में विवेक ठाकुर, असम में कामाख्या प्रसाद ताशा और सर्बानंद सोनोवाल शामिल हैं। भाजपा एक बार फिर इन सीटों को अपने पास ही रखेगी और उनकी जीत भी लगभग तय है। इसके अलावा राजस्थान के कांग्रेस की केसी वेणुगोपाल की सीट भी भाजपा ही के पास जाएगी। बिहार में राजद की मीसा भारती की खाली हुई राज्यसभा सीट भी अब एनडीए के हिस्से में जाएगी। ये सीट जदयू के हिस्से में जा सकती है। हरियाणा में कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा सांसद चुने जाने से रिक्त हुई सीट पर राज्य में भाजपा की सरकार होने पर उसे मिलने की संभावना है, लेकिन राज्य में जिस तरह से जजपा के समर्थन वापस लेने के बाद भाजपा सरकार निर्दलीय विधायकों के भरोसे चल रही है, उसे देखते हुए यहां पर चुनाव की स्थिति भी बन सकती है। महाराष्ट्र की एक और राज्यसभा सीट के उपचुनाव में एनडीए को ही जीत मिलेगी। ये सीट प्रफुल्ल पटेल के पिछले कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही इस्तीफा देने से रिक्त हुई थी। बाद में प्रफुल्ल पटेल पूरे कार्यकाल वाली सीट से चुनकर राज्यसभा में आए थे। इसी सीट पर एनसीपी नेता अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारा गया है। उनकी जीत भी सुनिश्चित है। उदयन राजे भोसले की रिक्त हुई सीट भी अजीत पवार के हिस्से में जा सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के 7 सीटों के समझौते में भाजपा ने एनसीपी से 1 सीट ज्यादा ली थी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।